जब एक कोल्ड और एरोगेंट ब्यूटी क्वीन अचानक अपनी हियरिंग खो देती है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा नफरत होती है कि कोई उसके लेफ्ट ईयर के पास आए, क्योंकि वहां उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, जिस पर इवन मैन मेल लीड को भी कई साल लगते हैं, तब जाकर वो मुश्किल से उसकी गार्ड डाउन करवाता है। लेकिन मैं, एक ईवल साइड कैरेक्टर, इस रूल को बिल्कुल नहीं मानता, बल्कि इसे तोड़ने की ही कोशिश करता रहता हूँ। जिस पर मैं लियू न्यूयेन के लेफ्ट ईयर के पास झुककर धीरे से कुछ बोलता हूँ, और ये एक्ट इतना सडन होता है कि वह सीधे उसके इंजर्ड ईयर के पास जा लगता है। यह देखकर लियू न्यूयेन एक पल के लिए स्टंट हो जाती है, जिसके बाद उसकी आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो जाती हैं, जिस पर वो बिना किसी हेजिटेशन के मेरा हाथ झटक देती है और मेरी रिस्ट पर तुरंत एक रेड मार्क बन जाता है, जिस पर वो नोटिस करती है कि मेरी आंखों में आंसू तैर रहे हैं, और मैं बोल पड़ता हूँ, तुम्हारा हाथ इतना स्ट्रांग क्यों है। यह सुनकर भी लियू न्यूएन का एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदलता, क्योंकि वो रेयरली किसी लड़के से इंटरैक्ट करती है, और ऊपर से मैं वही इंसान हूं जिसने उसे हर्ट किया था, यानी मैन कल्प्रिट। जिस पर वो सिर्फ दो शब्द बोलती है, डिजर्व्ड, और फिर ठंडे टोन में पूछती है, क्या तुम हमेशा ऐसे ही कोल्ड रहती हो। जिसे सुनकर मैं मन ही मन बड़बड़ाता हूँ कि तभी तो तुम हमेशा अकेली रहती हो, लेकिन बाहर से ओबीडियंट बनकर बोलता हूँ, सच में सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। जिस पर मेरा टोन अचानक चेंज हो जाता है, और मैं उसकी बात को सीधे पलट कर बोल देता हूँ, तुम भी डिजर्व करती हो, वहां इतने लोग थे, फिर भी तुमने मुझे ही क्यों रोका। लियू न्यूयन, क्या तुम मुझ पर इंटरेस्ट रखती हो। जिसे सुनकर पता नहीं मुझे इल्यूजन होता है या सच में उसके होंठ हल्के से ऊपर उठते हैं, लेकिन मैं ठीक से देख पाता उससे पहले ही वो फिर से कोल्ड नजरों से मुझे घूरती है, और उसके होंठों पर हल्का ब्रूज दिखता रहता है। जिस पर वो कहती है, मैं स्ट्रे कैट्स पसंद करती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती। यह सुनकर मेरे दिल को सीधा चोट लगती है, जिस पर मैं वहीं फ्रीज हो जाता हूँ, शौक भरे एक्सप्रेशन के साथ उसे देखता रहता हूँ, और मेरे गाल तुरंत लाल हो जाते हैं। जिसके साथ मेरे दिमाग में क्लासरूम के बाहर का सीन फ्लैश होता है, और मेरे अंदर एक अजीब सा गुस्सा भड़क उठता है, जिस पर मैं इंपल्सिवली बोल पड़ता हूँ, क्या तुम शेन जिया यान को पसंद करती हो। जिस पर उसकी आंखें अब भी उतनी ही कोल्ड रहती हैं, और वो कहती है, तुम जैसा चाहो वैसा सोचो, लेकिन एक स्टेप पीछे हटकर देखो, मेरे दिल में कौन है इससे तुम्हारा क्या लेना देना। जिसे सुनकर मैं होंठ दबाते हुए कहता हूँ, बहुत बड़ा रिलेशन है। जिस पर मैं आगे बोलता हूँ, मैंने उसके लुक्स पर नजर रखी है, इसलिए लियू न्यूयन को मेरा होना ही पड़ेगा। यह यंग मास्टर हमेशा से ऐसा ही रहा है, टोटली एरोगेंट और डोमिनियरिंग। फिर मैं जानबूझकर लाउड वॉइस में बोलता हूँ, शेनजिया यान मेरे बराबर कैसे हो सकती है। इससे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती है। जिस पर मैं कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर करता हूँ कि तुम जल्दी या देर से रिग्रेट करोगी। लेकिन सच में वो रिग्रेट करती है या नहीं, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि इस वक्त तो मैं खुद कहीं छिप जाना चाहता हूँ, क्योंकि नॉर्मली चाहे मैं कितना भी एरोगेंट रहूं, लेकिन ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट वर्ड्स मैंने कभी नहीं बोले थे, जिसे याद करके मुझे खुद शर्म आने लगती है। इसके बाद मैं अपने कंफर्टेबल रूम में लौटता हूँ और सीधे बड़े बेड पर गिर जाता हूँ, जैसे मेरी सारी ताकत खत्म हो गई हो और मैं बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहता हूँ। फिर अगली सुबह मैं जल्दी उठ जाता हूँ, क्योंकि आज स्कूल में बहुत सारे काम बाकी हैं, जिसे सोचकर ही सिर दर्द होने लगता है। जिस पर मैं अपने पुराने दिनों को याद करता हूँ, जब आराम से सो सकता था, लेकिन हाई स्कूल लाइफ में हर दिन लेट सोना और जल्दी उठना पड़ता है, इसीलिए क्लास में हमेशा नींद आती रहती है। जिस पर मैं फैमिली की लग्जरी कार में बैठकर स्कूल पहुंचता हूँ और गेट के सामने इंटेंशनली शो ऑफ करते हुए उतरता हूँ, जिससे आसपास के लोग मुझे एडमायर करते रहते हैं। जिस पर मैं जम्हाई लेते हुए हाफ स्लीपी हालत में आगे बढ़ता हूँ, तभी अचानक कोई मेरा रास्ता रोकता है। जिस पर वो कहता है, हे स्टूडेंट, तुम यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहने हो। और मैं देखता हूँ कि वो लड़का मुझसे आधा सिर छोटा है, उसके गले में डिसिप्लिन कमेटी का बैज लटका है, बाल नीटली सेट हैं, और उसकी आवाज सॉफ्ट और पॉलिट है। जिस पर मैं आंखें सिकोड़कर उसे देखता हूँ और अंदर ही अंदर कंपिटिटिव फीलिंग जागने लगती है। जिसके बाद मैं अपनी पीच ब्लश आइज उठाकर केयरलेस टोन में बोलता हूँ, तुम्हारी आंखों में प्रॉब्लम है क्या, नहीं पहना तो नहीं पहना। जिस पर शेनजिया यान का इनोसेंट और वीक सा एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदर से मजा आता है, जैसे वो कोई फ्रेजाइल व्हाइट लोटस हो, लेकिन उसने शायद मेरे जैसा अनरीजनेबल इंसान पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वो कुछ देर के लिए स्टैंडर्ड रह जाता है और फिर डीप ब्रेथ लेकर फर्म टोन में बोलता है, यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर पॉइंट्स डिडक्ट होंगे। जिस पर मैं उसकी डिसलाइक को क्लियरली फील करता हूँ और मेरा एटीट्यूड और भी खराब हो जाता है। जिसके बाद मैं बोलता हूँ, तुम डिडक्ट करो, मैं तुम्हें रोक थोड़ी रहा हूँ, और साथ ही उसके हाथ से लिस्ट छीन लेता हूँ। जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूँ, मेरा नाम मूचन है, क्या तुम्हें हेल्प चाहिए मेरा नाम लिखने में। जिसे सुनकर शेन जिया यान घबरा जाता है और पीछे हटते हुए कहता है, स्टूडेंट मूव, प्लीज ज्यादा मत करो। जिस पर उसका वो हेल्पलेस एक्सप्रेशन देखकर मुझे खुद भी लगता है कि मैं विलेन जैसा बिहेव कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं लिस्ट को छू पाऊं, कोई अचानक मेरा हाथ कसकर पकड़ लेता है। जिस पर उसकी ग्रिप इतनी स्ट्रांग होती है कि मैं दर्द से चिल्ला पड़ता हूँ और छूटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन निकल नहीं पाता। जिसके बाद मैं गुस्से में मुड़कर देखता हूँ और सामने लियो न्यूयेन खड़ी होती है। जिस पर शेन जिया यान तुरंत बोलता है, स्टूडेंट लियो, मैं ठीक हूँ, आप पहले उसे छोड़ दीजिए। और तब तक आसपास कई स्टूडेंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। जिस पर शेन जिया यान इंस्टिंक्टिवली उसका हाथ छूने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले ही लियो न्यूयेन मुझे छोड़ देती है और मैं दर्द से ऑलमोस्ट रोने लगता हूँ। मुझे सच में लगता है जैसे मेरा हाथ टूटने वाला था। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि यह लियो न्यूयेन आखिर किस तरह की मॉन्स्टर है, इसका स्ट्रेंथ इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। जिस पर शेन जिया यान मेरी रिस्ट पर रेड मार्क देखकर घबरा जाता है और कहता है, स्टूडेंट मूव, मैं तुम्हें इन्फर्मरी ले चलता हूँ, मेडिसिन लगा देते हैं। लेकिन मैं उसकी हेल्प को रिजेक्ट कर देता हूँ और इरिटेटेड होकर बोलता हूँ, तुम अपना काम करो,
ज्यादा इंटरफेयर मत करो। जिस पर लियू न्यूयन उसके सामने प्रोटेक्टिवली खड़ी हो जाती है और शार्प नजरों से मुझे घूरती है, फिर कहती है मैं इसे ले जाती हूँ। जिसे सुनकर शेनजी अयान बोलता है तुम्हें मेरे लिए ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं तुरंत बोल पड़ता हूँ तो तुम मुझे लेकर जाओ। जिस पर लियू न्यूयन भौहें सिकोड़ती है और मना करने ही वाली होती है, लेकिन तभी उसकी नजर मेरी हल्की लाल आंखों और अधूरे सूखे आंसुओं पर पड़ती है और मैं फिर से एटीट्यूड दिखाने लगता हूँ। जिस पर वो पूछती है तुम श्योर हो? और मैं तुरंत बोलता हूँ और क्या, और उसे घूरता रहता हूँ, बाहर से पूरा एरोगेंट यंग मास्टर बनते हुए, लेकिन अंदर से थोड़ा अनईजी फील करता रहता हूँ और सोचता हूँ अब क्या करेगी। जिस पर मैं तंज मारते हुए बोलता हूँ तुम मुझे विलिंगली कैरी नहीं करना चाहती क्या? शेनजी अयान के लिए तुम इतना हार्श अटैक कर सकती हो, लेकिन मुझे इन्फर्मरी तक ले जाने में तुम्हें इतना प्रॉब्लम हो रहा है? यह सुनकर लियू एनुयन हल्की सी कोल्ड हंसी हंसती है और सीधे मेरे पास आ जाती है। पीछे शेनजी अयान कुछ समझाने की कोशिश करता रहता है, जिस पर वो उसे इग्नोर करती हुई मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचते हुए ले जाने लगती है। जिस पर मैं तुरंत स्टंट हो जाता हूँ और जब वो मुझे कई मीटर दूर खींच ले जाती है तब जाकर मैं स्ट्रगल करना शुरू करता हूँ। लियू न्यूयन तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो? जिसके जवाब में वो बोलती है तुम खुद ही तो इन्फर्मरी जाने की बात कर रहे थे। जिस पर मैं ऑकवर्ड हालत में बोलता हूँ ये तरीका इन्फर्मरी जाने जैसा कहाँ लग रहा है? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मुझे खत्म करने ले जा रही हो। लेकिन फिर भी मैं ईजिली हार मानने वालों में से नहीं हूँ। जिस पर मैं जोर से बोलता हूँ मैंने कहा था तुम मुझे कैरी करो। लेकिन लियू न्यूयन मेरी एक भी बात नहीं सुनती है। जिस पर मैं इरिटेट होकर बोलता हूँ क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? फिर भी वो कुछ नहीं बोलती। जिस पर मेरा गुस्सा और बढ़ जाता है। लियू न्यूयन तुम बहरी हो या गूंगी? यह बोलते ही अचानक वो मुझे जोर से धक्का देती है और जैसे ही मेरी नजर उसकी आईज जैसी ठंडी आंखों से मिलती है मेरा चेहरा तुरंत सफेद पड़ जाता है। जिस पर मेरे सारे गुस्से वाले शब्द वहीं रुक जाते हैं और उसकी डार्क एक्सप्रेशन देखकर मेरी रीढ़ तक ठंडी हो जाती है। फिर भी मैं समहाउ अपना एरोगेंट एटीट्यूड बनाए रखता हूँ। तुम ही मुझे इग्नोर कर रही थी। मैं सच में तुम्हारे ईयर वाली बात जानबूझकर नहीं बोल रहा था, बस थोड़ा कंप्लेन कर रहा था। लेकिन अंदर से मैं डरने लगता हूँ कि कहीं वो सच में मुझे पीट न दे। जिस पर मैं चारों तरफ देखता हूँ और नोटिस करता हूँ कि आसपास कोई भी नहीं है, जिससे मुझे और अनईजी फील होने लगता है। जैसे ही लियू न्यूयन मूव करती है मैं तुरंत पीछे हट जाता हूं जैसे किसी डेंजर से बच रहा हूं, लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी नहीं है और सिर्फ बोलती है फॉलो मी। जिसके बाद वो आगे बढ़ जाती है। जिस पर मैं कंफ्यूज होकर वहीं खड़ा रह जाता हूं कि आखिर वो क्या सोच रही है। लेकिन कुछ सेकंड्स में ही वो काफी दूर निकल जाती है और मैं मजबूरी में उसके पीछे पीछे चल पड़ता हूं। इसके बाद हम स्कूल की इन्फर्मरी पहुंचते हैं जहां डॉक्टर जांग मुझे स्वेलिंग कम करने के लिए ऑनिंटमेंट देता है। जिस पर मेरा स्लो दिमाग अब जाकर समझता है कि इंजरी कोई बड़ी नहीं है, बस ऑनिंटमेंट लगाने से ठीक हो जाएगी। जिस पर डॉक्टर कैजुअली पूछता है तुम दोनों लड़ रहे थे क्या? और फिर एडवाइस देता है लड़ो मत, लेकिन इतना जोर से अटैक भी मत किया करो। ये लड़का इतना डेलिकेट है, इतना फोर्स कैसे सह पाएगा? ये सुनकर लियू न्यूयन अपनी पॉकेट से पैसे निकालती है जिसमें 10,000 और 50,000 के नोट्स होते हैं और उसके फेस पर साफ दिखता है कि वो मुझसे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहती है। जिस पर मुझे ये देखकर इरिटेशन होता है और मैं तुरंत फोन निकालकर क्यूआर स्कैन करके पेमेंट कर देता हूँ। फिर स्मग होकर बोलता हूँ पॉकेट में पैसे नहीं है तो रिच बनने का एक्ट क्यों कर रही हो? जिस पर डॉक्टर का नजरिया मेरे लिए तुरंत बदल जाता है, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं होती। मैं बस लियू न्यूयन को एम्बैरेस्ड होते देखना चाहता हूँ, लेकिन वो बिना किसी रिएक्शन के कामली अपने पैसे वापस रख लेती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जिसे देखकर मुझे लगता है कि ये भी काफी थिक स्किन्ड है। शायद अंदर से खुश हो रही है कि उसके 1,20,000 बच गए। जिस पर मैं सोचता हूँ कि ये तो काफी स्टिंगी है, लेकिन फिर उसकी नॉर्मल बैकग्राउंड याद करके मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आने लगता है। इसके बाद जब हम क्लासरूम पहुंचते हैं तब फर्स्ट पीरियड आधे से ज्यादा खत्म हो चुका होता है। जिस पर लैंग्वेज टीचर, जो एक काइंड ओल्ड मैन है, हमें लेट आने पर बस लाइटली स्कॉल्ड करके अंदर जाने देता है। जिस पर मैं हैरान होता हूँ कि टीचर्स इतने नाइस कब से हो गए, फर्स्ट डे पर लेट आने पर भी पनिशमेंट नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे समझ आता है कि शेनजी अयान ने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया होगा, तभी हम इतनी आसानी से बच गए। जिस पर मैं मन ही मन सोचता हूँ कि ये सब लियू न्यूयन के लिए किया गया है, मैं तो बस साइड में बेनिफिट ले रहा हूँ। फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि देखता हूँ लियू न्यूयन ये माइंड जब किसी के साथ अच्छा बिहेव करती है तो कैसी लगती है। जिस पर मैं विंडो साइड की तरफ देखता हूँ जहाँ शेनजी अयान अंदर बैठा होता है और लियू न्यूयन उसके पास खड़ी होती है। उसका टॉल फिगर उसे आधा कवर कर रहा होता है। जिस पर मैं देखता हूँ कि लियू न्यूयन थोड़ा झुककर उससे कुछ कहती है। बाहर पेड़ की पत्तियां हवा में हिलती रहती हैं और वो सॉफ्ट लाइट उनके डेस्क पर गिरती रहती है। जिस पर वो सीन इतना काम और क्लोज लगता है कि मुझे अंदर से चिढ़ होने लगती है। इसी बीच वेन श्याओबी मुझे धीरे धीरे कई बार बुलाता है, लेकिन मेरा ध्यान कहीं और होता है। फिर वो टीचर के पढ़ाने के बीच मेरे पास आकर विस्पर करता है तुम्हें भी लगता है दोनों के बीच कुछ चल रहा है? जिस पर मैं प्रिटेंड करता हूँ कि मुझे कुछ पता नहीं है। कौन? जिसके जवाब में वो बोलता है लियू न्यूयन ऑन क्लास मॉनिटर। जिस पर मैं डेलिबरेटली पूछता हूँ क्लास मॉनिटर शेनजी अयान, और वो अनश्योर होकर कहता है शायद वही नाम है। जिस पर वो बताता है कि टीचर ने आधे पीरियड में ही क्लास कमेटी सेलेक्ट कर ली और क्योंकि शेनजी अयान डिसिप्लिन मेंबर है और उसने हमारी मदद भी की थी, इसलिए उसे सीधे क्लास मॉनिटर बना दिया गया। फिर वो टॉपिक बदलते हुए पूछता है सुना है सुबह तुमने गेट पर क्लास मॉनिटर से फाइट की? जिस पर मैं कैजुअली बोलता हूँ मैंने यूनिफॉर्म नहीं पहना था, वो मेरा नाम लिखना चाहता था तो मैंने कहा मैं खुद लिख दूंगा। बस उसी पर वो गुस्सा हो गया। जिस पर मैं इनोसेंट फेस बनाता हूँ और वेन श्याओबी ऑकवर्ड होकर बोलता है तुम्हारा दूसरों की हेल्प करने का तरीका थोड़ा अलग है। फिर जैसे ही वो टॉपिक चेंज कर
करने वाला होता है, मैं अचानक उसके ईयर के पास झुककर धीरे से बोलता हूँ, क्या तुम लियू न्यूयेन को परस्यू करना चाहते हो? यह सुनते ही वेन शियाओबी शॉक में खड़ा हो जाता है और इतनी जोर से बोलता है कि पूरी क्लास सुन लेती है, जिस पर पूरा क्लासरूम अचानक साइलेंट हो जाता है और हर तरफ से नजरें हमारी तरफ आने लगती हैं। जिस पर मैं अनॉयड होकर उसे देखता हूँ, तुम और जोर से बोल सकते थे क्या? और मैं उसे नीचे बैठा देता हूँ। फिर टीचर से बोलता हूँ, सॉरी सर, आप कंटिन्यू कीजिए। जिस पर अंदर ही अंदर मुझे लगता है ये सिचुएशन सच में हद से ज्यादा एम्बेरसिंग हो रही है। जिस पर टीचर गुस्से में बोलता है, तुम लोग क्लास को क्या समझते हो? ये कोई मजाक चल रहा है क्या? लेकिन उसकी डांट पूरी होती उससे पहले ही छुट्टी की बेल बज जाती है। जिस पर वो किताब लेकर दरवाजे तक जाता है, फिर रुककर बोलता है, लियू न्यूयेन, तुम ऑफिस में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर वेन शाओ भी रियलाइज करता है कि उसने अभी गड़बड़ कर दी है और आसपास के स्टूडेंट्स की अजीब नजरें देखकर वो गिल्टी फील करता है। फिर मुझसे सॉरी बोलता है, जिस पर मैं कैजुअली हाथ हिलाकर कहता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अंदर ही अंदर मैं सोच रहा होता हूँ कि मेरे प्लान के हिसाब से तो मुझे वैसे भी लियू न्यूयेन को परस्यू करना है और हमारी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ये बात जल्दी या देर से सबको पता चल ही जाएगी। फिर दूसरी क्लास की बेल बजती है, लेकिन लियू न्यूयेन अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आती है। जिस पर मैं सोचता हूँ कि वो एक टॉप स्टूडेंट है तो शायद टीचर उसे समझा रहा होगा। फिर जब लास्ट बेल बजती है तब वो वापस आकर क्वाइटली अपनी सीट पर बैठ जाती है और उसके तुरंत बाद इंग्लिश टीचर क्लास में एंटर करती है। जिस पर टीचर की सॉफ्ट वॉइस और फ्लुएंट इंग्लिश सुनने में काफी स्मूथ लगती है और लियू न्यूयेन सीधा ब्लैक बोर्ड की तरफ देखती रहती है। लेकिन 10 मिनट बीत जाते हैं, फिर भी उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसके दिमाग में बस क्लास टीचर की बातें घूमती रहती हैं। जिस पर टीचर की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, लियू न्यूयेन, तुम्हें समझना होगा कि हर इंसान अलग होता है। एक पल की इंपल्सिव फीलिंग के लिए अपना ब्राइट फ्यूचर खराब मत करो। कुछ लोग जन्म से ही फिनिश लाइन पर होते हैं, लेकिन तुम्हें खुद मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। तुम दोनों पैरेलल लाइंस जैसे हो, कभी मिल भी जाओ तो आखिर में दूर ही हो जाओगे। जिस पर वो बात एक्चुअली उसे पहले से पता होती है, इसलिए वो बिना हेजिटेशन के जवाब देती है, मैं ऐसा नहीं करूंगी, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं करती और अगर थोड़ा भी कुछ फील करती हो तब भी वो कभी फीलिंग्स के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। जिस पर वो ये भी समझती है कि मेरे जैसे रिच यंग मास्टर का उसे प्योर्स करना बस एक टेम्परेरी इंटरेस्ट है, क्योंकि मुझे कभी किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, इसलिए मेरी ईगो हर्ट हुई है, बस उसी वजह से मैं ये सब कर रहा हूँ। इसके बाद लास्ट पीरियड पीई का होता है और मैं लेजली आउटडोर स्टैंड्स पर बैठा होता हूँ, हाथ में आइसक्रीम लिए उसे काटता रहता हूँ और हल्की हवा ट्रैक की स्मेल लेकर मेरे चेहरे पर लगती रहती है। जिस पर 11th ग्रेड बास्केटबॉल टीम की कैप्टन बार बार मेरी तरफ देखती रहती है और मैं स्मग होकर मुस्कुराता हूँ, सोचता हूँ कि ये मेरी नेचुरल चार्म है। फिर वेन शियाओबी वॉशरूम से वापस आता है और गर्ल्स के पास से गुजरते हुए इंटेंशनली स्लो चलता है, लेकिन वो कैप्टन उसे इग्नोर करके मुझे ही देखती रहती है। जिस पर वो आकर मेरे पास बैठता है और कंप्लेन करता है, ऐसा हैंडसम फेस मुझे भी अगले जन्म में चाहिए। जिस पर मैं आइसक्रीम खाना रोककर पीछे मुड़ता हूँ और शुजिया जिया को मुझे चुपके से देखते पकड़ लेता हूँ, जिससे वो घबराकर बॉल गलत फेंक देती है और तुरंत नजरें हटा लेती है। जिस पर मैं वेन शियाओबी से बोलता हूँ, लड़की ठीक है, लेकिन बास्केटबॉल स्किल तो जीरो है, उसके साथ खेलना अनलकी होगा। जिस पर वो तुरंत बोलता है, वो बॉल मिस क्यों करती है तुम्हें खुद नहीं पता, और वो उसकी साइड लेने लगता है कि वो नॉर्मली बहुत अच्छा खेलती है और कॉम्पिटिशंस भी जीत चुकी है। जिस पर मैं मजाक में बोलता हूँ, कौन सा प्राइज? लड़कों को घूरने का फर्स्ट प्राइज, और हंसने लगता हूँ। फिर मैं उसे टीज करना बंद करता हूँ और उसे बोलता हूँ कि वो पानी लेकर जाए और उसका कॉन्टैक्ट पोर्ट ले आए, लेकिन वो शर्माते हुए मना कर देता है। जिस पर मैं उसे देखता हूँ जैसे वो बहुत यूजलेस हो और कहता हूँ, थोड़ा स्मूथ बनो, मिल जाएगा। फिर स्कूल के बाद वो मुझसे पूछता है कि मेरा प्लान कैसा चल रहा है, जिस पर मैं उसे सब बताता हूँ और कहता हूँ कि लियू न्यूयेन बाकी लोगों से अलग है। जिस पर उसका एक्सप्रेशन अजीब हो जाता है और वो बोलता है, वो तो क्लास ग्रुप में है, जिसे सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ। इम्पॉसिबल, उसके पास फोन भी नहीं है। फिर मैं फोन निकालकर चेक करता हूँ और ग्रुप में उसका नाम देखकर मेरा चेहरा गुस्से से बदल जाता है। जिस पर वेन शियाओबी ये देखकर तुरंत बहाना बनाकर चला जाता है, भाई मैं चलता हूँ, कल मिलते हैं, और मुझे अकेला छोड़ देता है। इसके बाद डिनर के बाद मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ और क्लास ग्रुप से उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता हूँ, लेकिन वो इंस्टेंटली रिजेक्ट कर देती है। जिस पर मैं तुरंत उठ बैठता हूँ और बार बार रिक्वेस्ट भेजता हूँ, सोचता हूँ कि मैं उसे जरूर मानने पर मजबूर कर दूंगा। जिस पर सीन शिफ्ट होता है शहर के दूसरे हिस्से में, जहां लियू न्यूयेन साइकिल चला रही होती है। उसका स्लिम फिगर और शॉर्ट हेयर हवा में उड़ते रहते हैं और उसकी कोल्ड आइज किसी को पास आने नहीं देती। जिस पर वो एक डार्क और क्वाइट गली से गुजरती है जहां स्ट्रीट लाइट भी नहीं होती और उसका फोन बार बार वाइब्रेट करता रहता है, लेकिन वो इग्नोर करते हुए और तेज साइकिल चलाने लगती है। जिस पर आसपास के घरों से लोगों के झगड़े और बच्चों की डांट की आवाजें आती रहती हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। फिर वो घर पहुंचकर साइकिल लॉक करती है और रूम में जाती है, जहां छोटा और पुराना सा स्पेस होता है। सब कुछ साफ होने के बावजूद भी पुराना फील देता है। जिस पर उसका फोन लगातार रिंग करता रहता है और वो इरिटेट होकर उसे देखती है। तभी दरवाजे पर जोर से नॉक होता है और एक मिडिल एज्ड वुमन की आवाज आती है, न्यूयेन, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। जिस पर वो थोड़ी अनॉयड होती है, लेकिन फिर भी डोर खोलती है और सामने खड़ी अपनी आंट को रोकते हुए बोलती है, क्या काम है? जिस पर वो वुमन बोलती है, मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, तुमने उठाया क्यों नहीं? फिर वो सीधे बोलती है, तुम्हारे कजन का एग्जाम आने वाला है, उसकी स्टडीज कमजोर हैं, तुम्हें उसे पढ़ाना होगा। जिस पर लियू न्यूयेन बिना किसी इमोशन के सीधा जवाब देती है, मेरे पास टाइम नहीं है, और उसके फेस पर साफ दिखता है कि उसे अपनी ग्रीडी आंट से बिल्कुल भी लगाव नहीं है। वो लड़का हमेशा मना करने के लिए आवाज उठाता है, जिस पर वो मिडिल एज वाली औरत जैसे ही यह सुनती है, उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है।
ये क्या मतलब हुआ कि तुम फ्री नहीं हो? वीकेंड में तुम्हें छुट्टी नहीं मिलती क्या? जिस पर लियो न्यूयेन का चेहरा वैसे ही ठंडा और इंडिफरेंट रहता है और वह कहती है कि वह पार्ट टाइम काम करती है। यह सुनकर वो औरत हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है और उसका पहले वाला सॉफ्ट बिहेवियर अब गायब हो जाता है। जिस पर वह कहती है, ऐसा करते हैं, मैं भी तुम्हारी केयर करती हूँ। वीकेंड की शाम तुम बस अपने कजन को ट्यूशन दे दो, मैं तुम्हारी फीस पे कर दूंगी, ठीक है? जो बात नॉर्मली ऑब्वियस होती है उसे वह ऐसे बोलती है जैसे खुद बहुत सैक्रिफाइस कर रही हो। लियो न्यूयेन सीधी खड़ी रहकर कुछ देर चुप रहती है, ना हाँ कहती है ना मना करती है, जिस पर उस औरत को लगता है कि यह उसकी साइलेंट एग्रीमेंट है और वह सेटिस्फाइड होकर चली जाती है। इसके बाद वीकेंड पलक झपकते ही आ जाता है और मैं बड़ी मुश्किल से उसका एड्रेस पता करता हूँ। फिर एक मिल्क टी शॉप के सिटिंग एरिया में उन दोनों को ट्यूशन करते हुए देखता हूँ। लियो न्यूयेन अब भी वही कोल्ड और एरोगेंट एक्सप्रेशन रखती है, जिस पर तान खा उसके सामने बैठा हुआ होता है, पेन काटते हुए पेपर को घूरता रहता है। ये देखकर मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है कि लियो न्यूयेन किसी को पढ़ा भी रही है। क्या वह हमेशा अकेली रहने वाली नहीं थी और क्या वह अपने रिलेटिव्स के साथ क्लोज नहीं थी? लेकिन मैं इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सीधे शॉप के अंदर चला जाता हूँ। थानडजा की फ्लावर टी ऑर्डर करता हूँ और ट्रान खा के पीछे जाकर उसके शोल्डर पर टैप करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ, सॉरी, थोड़ा जगह दे दो, मुझे यहाँ बैठना है। जिस पर ट्रान खा पहले तो अनॉयड होकर मुझे घूरता है, लेकिन जैसे ही मेरा हैंडसम चेहरा देखता है उसके सारे गुस्से के शब्द अंदर ही रह जाते हैं और वह हकलाते हुए कहता है, मैंने ऑलरेडी मिल्क टी ऑर्डर की है। जिसके जवाब में मैं एरोगेंट अंदाज में चिन्ह उठाकर कहता हूँ, बिल दे दो, और फिर उसे आदेश देता हूँ, तुम उधर वेट करो, काम खत्म होने के बाद इसे यहाँ लेकर आना। इस दौरान मेरी नजर शुरू से अंत तक लियो न्यूयन पर ही टिकी रहती है, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल भी चेंज नहीं होता। तान खा को तब समझ आता है कि मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, लेकिन फिर भी वह मना नहीं कर पाता और मजबूरी में चला जाता है। फिर मैं चेयर खींचकर उसके पास बैठ जाता हूँ और बिना परमिशन उसके हाथ से पेन छीन लेता हूँ, जिस पर लियो न्यूयन की उंगलियां हल्की सी रुकती हैं, लेकिन वह तुरंत छोड़ देती है जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यह देखकर मैं और क्लोज आ जाता हूँ और दोनों की सांसें लगभग एक दूसरे से टकराती हैं। अचानक लियो न्यूयेन खड़ी हो जाती है, चेयर जोर से खिसकती है और आवाज करती है, फिर वह सीधे शॉप से बाहर निकल जाती है। जिसके बाद मैं तुरंत उसके पीछे जाता हूँ और एक क्वाइट कॉर्नर में जाकर वह रुकती है। मुझे घूरते हुए कोल्ड टोन में कहती है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, मुझे तुम पसंद नहीं हो। जिस पर मैं आईब्राउ उठाकर कैजुअली कहता हूँ, तो क्या हुआ? और फिर आगे कहता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम किसे पसंद करती हो, मैंने कभी पूछा भी नहीं। लियो न्यूयेन, इस यंग मास्टर की नजर तुम पर पड़ चुकी है और तुम्हें मेरे साथ रहना ही होगा। यह सुनकर उसका चेहरा और ठंडा हो जाता है और मैं एरोगेंट रिच ब्रैड की तरह बिहेव करता रहता हूँ। मेरी लुक्स, मेरा बैकग्राउंड, कितने लोग चाहते हैं कि मैं उन्हें पसंद करूं, लेकिन मैं किसी को नहीं देखता। तुम लकी हो। जिस पर वह अचानक मेरा रिस्ट पकड़कर मुझे वॉल पर दबा देती है और कहती है, जिसे तुम पसंद करते हो उसी के पास जाओ। तुम कैसे दिखते हो या तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वह मेरा हाथ झटक कर वापस शॉप की तरफ चली जाती है। वहां ट्रान खा मिल्क टी लेकर खड़ा होता है और उसे वापस आता देखकर पीछे देखता है, लेकिन मुझे नहीं देख पाता। वह कुछ पूछने ही वाला होता है, लेकिन लियो न्यूयेन के ग्लूम मूड को देखकर डर जाता है। फिर वह कंफ्यूज्ड होकर सोचता है, वो हैंडसम गाय कहाँ गया और ये मिल्क टी अब क्या करूं? वह अभी भी कंफ्यूज्ड खड़ा रहता है और जैसे ही लियो न्यूयेन अपनी बाइक लेकर जाने लगती है, वह खुद को रोक नहीं पाता और पूछता है, कल ट्यूशन के लिए वो आएगा ना? यहाँ वो कौन है ये साफ समझ आता है। जिस पर लियो न्यूयेन की नजर बर्फ जैसी ठंडी हो जाती है और वह कहती है कि उसके नोट्स पहले ही बुक में रख दिए गए हैं और आगे से ट्यूशन नहीं होगा। यह सुनकर ट्रान खा घबरा जाता है और कहता है, तुमने मेरी मॉम से प्रॉमिस किया था और फीस भी ले ली है। लेकिन लियो न्यूयेन को उसकी आंट ने क्या कहा, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह साफ बोलती है कि उसने एग्री नहीं किया था, वह आज सिर्फ नोट्स देने आई थी और वह इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगी। यह सुनकर ऐसा लगता है जैसे वह क्लियर बाउंड्री सेट कर रही है। जिस पर ट्रान खा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक नोटबुक से सब रिपे नहीं हो सकता और बचपन में उसके घर में रहने का एहसान भी याद दिलाता है। यह सुनकर लियो न्यूयेन रुकती है और मुड़कर उसे ठंडी नजर से देखती है, फिर कैजुअली पूछती है कि उसके पेरेंट्स के कंपनसेशन का पैसा उनके घर में खर्च करना अच्छा लगा। यह सुनकर ट्रान खा शॉक में वहीं खड़ा रह जाता है। उसी समय मैं सामने आकर कैजुअली हाथ हिलाता हूं और वह फाइनली मुझे नोटिस करता है, लेकिन कंफ्यूज्ड होकर पूछता है कि लियो न्यूयेन कहां गई। जिस पर मैं इरिटेट होकर इधर उधर देखता हूं और पता चलता है कि वह फिर से जा चुकी है। जिस पर मैं अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेटेड होता हूं। फिर मुझे कुछ याद आता है और मैं ट्रान खा से पूछता हूं कि वह उसका कजन है तो जरूर उसे अच्छी तरह जानता होगा। जिस पर वह हेजिटेट करता है और मैं आगे पूछता हूं कि क्या उसे पता है लियो न्यूयेन को किस टाइप के लोग पसंद हैं या उसने कभी किसी का नाम लिया है। लेकिन जवाब सुनकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता हूं क्योंकि मुझे शैन जियान का नाम नहीं सुनाई देता। फिर मैं पूछता हूं कि क्या उसे उसका एड्रेस पता है और जैसे ही मुझे एड्रेस मिलता है मेरे दिमाग में नया प्लान आता है। मेरा वीचैट अकाउंट ब्लॉक हो चुका होता है तो मैं नया अकाउंट बनाकर उसे ऐड करता हूं। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी हो जाती है, लेकिन मैसेजेस का कोई रिप्लाई नहीं आता, जैसे सब समुद्र में डूब रहे हों। ये देखकर समझ आता है कि लियो न्यूयेन सच में मुझसे नफरत करती है। जिस पर मैं मैसेजेस भेजना छोड़ देता हूं और सीधे कोरियर से गिफ्ट्स भेजना शुरू करता हूं।
हूँ। महंगी वॉचेस, लिमिटेड एडिशन स्पोर्ट्स कार्स, एक्सपेंसिव कस्टम क्लोथ्स, जो भी मुझे लगता है कि उस पर सूट करेगा, मैं सब खरीद कर उसके घर भेजता रहता हूँ। और इस तरह एक रिच विलेन यंग मास्टर अपना प्यार दिखाता है, पूरा पैसा उड़ाकर, बिल्कुल सिंपल और डायरेक्ट तरीके से। इतनी एग्रेसिव तरह से फॉलो करने के बाद भी सिर्फ 3 दिन के अंदर ही लियू न्यूयेन स्कूल के हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है और साथ ही सारे गिफ्ट्स वैसे के वैसे वापस भेज देती है। यह देखकर मैं उन अनओपन पार्सल्स को घूरता रहता हूँ और अंदर उसे कोसता रहता हूँ कि उसे मैंसर्स नाम की चीज ही नहीं है। ये औरत सच में ना लालच में आती है, ना ही इमोशन से हिलती है, बिल्कुल स्टोन हार्ट है। मेरे जैसे यंग मास्टर का स्वभाव शुरू से एरोगेंट रहा है, इसलिए मैं लोगों को इंप्रेस करने के लिए हमेशा फ्लैशी तरीके से परस्यू करता हूँ। जिस पर कुछ ही दिनों में यह खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है कि मूक थान एक गरीब स्टूडेंट को परस्यू कर रहा है। जिस पर शेन जियान अपने होंठ दबाकर बैठा रहता है, पेन से बुक को हल्का हल्का पोक करता है और उसके पास बैठी लियू न्यूएन बिल्कुल नॉर्मल रहती है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। फिर जैसे ही स्कूल की छुट्टी की घंटी बजती है, वह आखिर खुद को रोक नहीं पाता और पूछता है, सुना है मूक थान तुम्हें परस्यू कर रहा है? जिस पर लियू न्यूएन हल्का सा भौं सिकोड़ती है और फ्लैट टोन में कहती है, पता नहीं, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन यह सुनकर शेन जियान के दिल में अजीब सा प्रेशर बढ़ता है। वह पूछना चाहता है कि क्या वह मूक थान को पसंद करती है, लेकिन उसे लगता है कि उसका कोई हक नहीं है, जिस पर वह और भी डिसअपॉइंटेड फील करता है। फिर वह याद करता है कि लियू न्यूयन हॉस्टल में शिफ्ट हो गई है, जिस पर वह थोड़ा सीक्रेटली खुश हो जाता है और हिम्मत करके पूछता है, शाम को कैंटीन चलोगी? यह कहते वक्त उसका चेहरा हल्का सा रेड हो जाता है और वह ऑकवर्ड होकर कहता है, मैं भी हॉस्टल में रहता हूँ, तुम्हें अच्छे डिशेस सजेस्ट कर सकता हूँ। जिस पर लियू न्यूयन उसे देखे बिना ही पॉलिटली मना कर देती है और कहती है कि उसने आज लीव ली है और सच में उसे कुछ काम है, वह उसे अवॉइड नहीं कर रही। यह सुनकर शेंजिया यन थोड़ा बेटर फील करता है और मुस्कुराकर कहता है, ठीक है, फिर कभी साथ चलेंगे। लेकिन तभी मैं वहां पहुंचता हूं, जिस पर लियू न्यूयन की आंखों में हल्की सी चमक आती है और जो मना करने वाले शब्द उसके मुंह में थे, वह उन्हें निगल जाती है और तुरंत टोन बदलकर कहती है, ठीक है, फिर कभी साथ चलेंगे। और उसका बिहेवियर अब बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है, जैसा वह मेरे सामने कभी नहीं करती। यह देखकर शेन जियायन खुश होने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैं जोर से टेबल पर हाथ मारता हूं और गुस्से में कहता हूं, क्या ठीक है? फिर मैं लियू न्यूयन को घूरते हुए कहता हूं, तुम मेरे साथ नहीं आती क्या इस गरीब लड़के की वजह से? इसके बाद क्लासिक सीन शुरू होता है। विलन मेन लीड को बुली करता है और सामने शेन जियान का पायल चेहरा देखकर कोई भी पिघल जाए। मैं खुद सोचता हूं कि अगर मैं लड़की होता तो मुझे भी उस पर दया आ जाती, लेकिन मैं तो रियल विलन हूं। जिस पर शेन जियान की आंखें हल्की लाल हो जाती हैं और मैं उसे डिस्ने से देखता रहता हूं। फिर सीधा बोलता हूं, तू शेन जियान है ना? तेरे पास क्या हक है मुझसे कॉम्पीट करने का? मैं एरोगेंट पीकॉक की तरह बिहेव करता हूं, हैंडसम और हाई स्टेटस दिखाता हूं, लेकिन मेरी बातें चाइल्डिश और क्रूअल होती हैं। फिर मैं लियू न्यूयन की तरफ मुड़कर पूछता हूं, तुमने इससे क्या प्रॉमिस किया है? तुम्हारा इसके साथ क्या रिलेशन है? मैं बुलाता हूं तो तुम नहीं आती और यह बुलाता है तो तुम मान जाती हो। मेरी लगातार क्वेश्चनिंग सबके कानों में गूंजती रहती है और आसपास के लोग भी देखने लगते हैं, जिस पर लियू न्यूयेन के अंदर इरिटेशन और बढ़ती जाती है। फिर वह कोल्ड टोन में बोलती है, मोक थान, तुमने काफी ड्रामा कर लिया। यह सुनकर मैं एक पल के लिए रुक जाता हूँ। शेंजियान होंठ काटते हुए वाटरी आइज के साथ मुझे देखता है और कहता है, फैमिली बैकग्राउंड और लुक्स में मैं तुमसे कंपेट नहीं कर सकता, लेकिन कैरेक्टर और एजुकेशन में जरूरी नहीं कि तुम मुझसे बेहतर हो। यह सुनकर और लियू न्यूयन के सपोर्ट से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वह आगे कहता है, हमारे बीच क्या है यह तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर आसपास लोग हंसने लगते हैं और मॉक करते हैं, जिस पर मेरी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं, लेकिन मैं एटीट्यूड नहीं छोड़ता और लियू न्यूयन से पूछता हूँ, क्या यह भी तुम्हारा सच्चा जवाब है? जिस पर वह थोड़ी देर रुकती है, फिर वही कोल्ड टोन में कहती है, अगर यही सच है तो। यह सुनकर मैं सबके सामने इंसल्ट हो जाता हूँ और बिना सोचे सीधे वॉल फांदकर स्कूल से बाहर निकल जाता हूँ। इसके बाद मैं रोड के साइड एक छोटे माला टैंक शॉप में बैठता हूँ और लाउडली कहता हूँ, एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाना, जिस पर ओनर खुशी से जवाब देता है। फिर मैं कोल्ड ड्रिंक खोलकर बड़ा घूंट लेता हूँ और क्लास बंक करके बाहर खाना खाने का मजा लेता रहता हूँ। मेरे चेहरे पर दुख का नामो निशान नहीं होता, बल्कि मैं मजे से खाना खाता हूँ, बड़े बड़े बाइट्स लेता हूँ, सीजम सॉस में डूबे हुए, और इतना स्पाइसी होता है कि मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लिप्स भी रेड हो जाते हैं, लेकिन मैं फिर भी एंजॉय करता रहता हूँ। तभी जैसे ही मैं ऊपर देखता हूँ, सामने कोई बैठा हुआ दिखता है, जिस पर मैं चौंक जाता हूँ और खांसने लगता हूँ। हालत खराब हो जाती है। सामने बैठी लड़की तुरंत पानी देती है, बॉटल खोलकर मेरे हाथ में रखती है और चिंता से पूछती है, तुम ठीक हो ना? सॉरी, मैं तुम्हें इनमें डराना नहीं चाहती थी। ये वही सीनियर होती है जो मुझसे फर्स्ट साइड में प्यार कर बैठी थी, शुजिया जिया, क्लास 11 की। वह ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहती है, तुम बहुत ध्यान से खा रहे थे, इसलिए मैं बस बैठ गई, पता नहीं था कि तुम इतना रिएक्ट करोगे। जिस पर मैं उसे गुस्से से घूरता हूँ, लेकिन मेरी वाटरी आईज की वजह से कोई इंटिमिडेशन नहीं होता, बल्कि वह और ऑकवर्ड हो जाती है। वह नजरें चुराते हुए कहती है, ऐसे मत देखो। जिस पर मैं इरिटेटेड होकर कहता हूँ, मेरे खाने का मजा खराब कर दिया और मैं रिएक्ट भी ना करूं। फिर मैं सीधा पूछता हूँ, तुम हो कौन?
मैं तुम्हें जानता भी हूँ। तब उसे याद आता है कि उसने इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया और वह कहती है कि वह क्लास 11B की है और हम पहले PE क्लास में मिल चुके हैं। वह फ्रेंडली होकर हाथ बढ़ाती है और कहती है, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं शुजिया जिया हूँ। लेकिन मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाता, हल्का सा रिस्पॉन्स देता हूँ और उसका हैंडशेक भी इग्नोर कर देता हूँ। वो ऑकवर्ड होकर हाथ वापस ले लेती है और टॉपिक बदलकर पूछती है, अभी तो क्लास चल रही है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर वह खुद ही ऑकवर्ड होकर पूछती है, क्या मैं तुम्हें ऐसे बुला सकती हूँ? जिस पर मैं सीधे मना कर देता हूँ, लेकिन वह नाराज नहीं होती बल्कि मेरे सीरियस रिफ्यूजल को भी इंटरेस्टिंग और अट्रैक्टिव मानती रहती है। वह फिर से कंसर्न दिखाते हुए पूछती है, तुम क्लास क्यों नहीं जा रहे? जिस पर मैं थोड़ा इरिटेटेड होकर जवाब देता हूँ, तुम भी तो नहीं जा रही ना? फिर वह ऑनेस्टली कहती है कि उसने लीव लिया है, लेकिन असल में वह मुझे बंक करते देखकर ही पीछे पीछे यहाँ तक आई होती है। मुझे उसकी आने की वजह में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, जिस पर मेरा कोल्ड बिहेवियर उसे थोड़ा ऑकवर्ड कर देता है, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं और वह जल्दी ही नया टॉपिक ढूंढ लेती है। वह स्कूल में काफी पॉपुलर होती है, बहुत लोगों को जानती है, इसलिए उसे काफी गॉसिप भी पता होता है। मैं वैसे उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी बातें सुनकर मेरी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, जिस पर वह बताती है कि स्कूल का लवर कॉर्नर अभी भी एग्जिस्ट करता है और डिसिप्लिन टीम हर रात सेल्फ स्टडी के बाद फ्लैशलाइट लेकर कपल्स को पकड़ने आती है। वह इतनी डिटेल में बताती है कि मैं मजाक में बोल देता हूँ, लगता है तुम्हें काफी एक्सपीरियंस है, जिस पर वह तुरंत डिनाई करती है, बिल्कुल नहीं, और घबराकर कहती है कि उसने बस दूसरों से सुना है। मेरे डाउटफुल एक्सप्रेशन को देखकर वह और पैनिक हो जाती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वह अचानक बोलती है कि कल उसके दोस्त ने लियो न्यूयन को लवर स्लोप पर देखा था। यह सुनते ही मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक रुक जाती हैं, जिस पर वह आगे कहती है कि उसके साथ एक गुड लुकिंग लड़का भी था, शायद उसका बॉयफ्रेंड। फिर वह कैजुअली जोड़ देती है कि रात साफ दिखता नहीं, लेकिन उसकी टोन साफ बताती है कि वह मुझे प्रोवोक कर रही है। असल में लियो न्यूयन का वहां जाना सच होता है, लेकिन बाकी बातें वह जानबूझकर एग्जैजरेट करती है। यह सुनते ही मेरा चेहरा बदल जाता है और मैं गुस्से में खाना छोड़कर पूछता हूँ, वो लड़का शेन जियायन था क्या? जिस पर शु जिया जिया उसका नाम भी नहीं जानती होती, लेकिन मेरी हालत देखकर समझ जाती है कि मामला सीरियस है, इसलिए वेग सा जवाब देती है, शायद वही था। यह सुनते ही मैं जोर से टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो जाता हूँ और गुस्से में बाहर निकल जाता हूँ, जिस पर वह फाइनली रिएक्ट करती है और जल्दी से मेरे पीछे भागती है। लेकिन डोर तक पहुंचते ही शॉप ओनर उसे रोक लेता है और पेमेंट मांगता है। वह कंफ्यूज्ड होकर पूछती है, कौन सा पेमेंट? जिस पर ओनर इरिटेट होकर बिल बताता है। यह सुनकर वह एम्बैरेस्ड होकर तुरंत पेमेंट करती है, लेकिन तब तक मैं वहां से गायब हो चुका होता हूँ। यह देखकर वह डिसअपॉइंटेड होकर चली जाती है और उसी वक्त मैं कॉर्नर से बाहर आता हूँ, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैं अंदर ही अंदर सोचता हूँ कि उसने जानबूझकर मुझे लियो न्यूयन की रूमर सुनाई थी और मुझे लगता है कि मैंने उसकी चाल समझ ली है। फिर मैं फोन निकालकर लियो न्यूयन को कॉल करता हूँ। रात लगभग 12 बजे होती है। फोन रिंग होता रहता है, लेकिन वह उठाती नहीं, जिस पर मुझे लगता है कि वह जानबूझकर इग्नोर कर रही है। मैं बार बार कॉल करता हूँ और 5वीं बार आखिर वह उठाती है, लेकिन कुछ बोलती नहीं, जिस पर मैं गुस्से में पूछता हूँ, कल रात तुम कहाँ थी? और फिर खुद ही अज्यूम करके कहता हूँ कि वह शेन जियायन के साथ थी और मैं उसे टेंट करता हूँ कि उसने मेरे जैसे रिच यंग मास्टर को छोड़कर एक गरीब लड़के को चुना। लियो न्यूयन समझ जाती है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन वह इसे इतना मीनिंगलेस मानती है कि एक्सप्लेन भी नहीं करती। उसकी चुप्पी को मैं उसकी एक्सेप्टेंस समझ लेता हूँ और गुस्से में धमकी देता हूँ कि मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अचानक कॉल कट जाता है और मेरी आखिरी बात हवा में गूंजती रह जाती है। उधर लियो न्यूयन कुछ देर चुप खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे उठकर पुराने स्टाइल की स्ट्रीट पर चलने लगती है। इधर मैं ग्रिल्ड स्क्विड खाते हुए कैजुअली हाथ झाड़ता हूँ, लेकिन अभी मेरी डेस्टिनेशन नहीं आई होती। मैं सोचता रहता हूँ कि मैं अचानक शेन जियायन के घर क्यों जा रहा हूँ, लेकिन फिर खुद ही जवाब देता हूँ कि मैं एक विलन साइड कैरेक्टर हूँ और मुझे वही करना है जो मुझे करना चाहिए। मैं ठान लेता हूँ कि लियो न्यूयन को हासिल करना है और शेन जियायन से उसे छीनना है और साथ ही स्टोरी को आगे बढ़ाना है। तभी चलते चलते मेरी नजर एक जगह रुकती है जहाँ एक क्यूट कैलिको कैट लकड़ी की सीढ़ियों पर लेटी होती है। वह मियो करती है और तभी अंदर से एक यंग वुमन बाहर आती है और उसे डांटते हुए कहती है, क्या चिल्ला रहा है? बिल्ली फिर से आवाज करती है और वह हेल्पलेस होकर उसे देखती है। यह सीन देखकर मैं हंस पड़ता हूँ। वह सो वैन निंग होती है, शेन जियायन की नेबर, जो सीक्रेटली उसे पसंद करती है, लेकिन वह पहले से किसी और को पसंद करता है, जिस पर वह खुद पीछे हट जाती है। फिर वह उसकी हैप्पीनेस के लिए सब कुछ करती है और आगे चलकर रिच फैमिली में जाकर प्लान बनाती है।